हेलो स्टूडेंट्स। तो क्या हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग कुछ केसेस को देख चुके थे विथ एग्जांपल्स। आज हम लोग देखेंगे कुछ और भी केसेस जिसमें कि कॉलिजन हो सकता है। ओके, मतलब जब 2 डायमेंशन मोशन में अगर दो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए हवा में, तो किस कंडीशन के अंदर वो दोनों कोलाइड कर सकेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आराम से हम लोग देख सकते हैं इसको। ओके, सो स्टार्ट। वेयर इज मार्कर? दिस वन। सी, सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, इस पॉइंट से एक को थ्रो किया गया अल्फा एंगल से, इस पॉइंट से थ्रो किया गया बीटा एंगल से, और कंडीशन ये है कि दोनों को कोलाइड करना है। ओके, तो सपोज ये इस तरह गया और ये इस तरह गया और यहाँ कोलाइड हो गया। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोग को एनालाइज करना पड़ेगा कि किस किस कंडीशन के अंदर ये कोलाइड कर सकता है। मतलब कि अगर अल्फ़ा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए ताकि दोनों कोलाइड कर जाए। तो इसको पहले हम लोग कंपोनेंट में तोड़ देंगे। ओके, तो ये U1 ये U2, इसका कंपोनेंट क्या होगा? जो बेस से कनेक्टेड रहता है वो कॉस अल्फ़ा, ये हो गया U1 कॉस अल्फ़ा, और इधर U2 कॉस बीटा, और ये U2 साइन बीटा, ये U1 साइन बीटा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? कॉस साइन वाला लफड़ा तो सबको क्लियर है ना? साइन में होता है क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो इसीलिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है ना वो साइन से अटैच रहता है, और कॉस में क्या होता है? b बाई एच। तो देखिए p इक्वल टू होगा h साइन थीटा। आई होप ये दिख रहा होगा, h साइन थीटा। सॉरी, वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, p साइन से कनेक्टेड रहता है, मतलब जो परपेंडिकुलर रहेगा वो साइन से इसीलिए कनेक्टेड रहता है, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है? मेन वेक्टर। ओके, तो कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा b बाई एच, मतलब b इक्वल टू एच कॉस थीटा। तो जो बेस है हमेशा कॉस से जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे भी जो एंगल से सटा हुआ लाइन रहता है ना वो बेस होता है। ओके, नाउ इट्स ओके। सो अगर इसको कोलाइड करना है तो ये वाला पार्ट, मतलब ये जो हाइट है दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि जब कोलाइड कर रहा होगा तो एक ही हाइट पे कोलाइड करेगा, मतलब ज़मीन से एक ही हाइट पे दोनों होगा। ओके, तो एस का फार्मूला क्या होता है? ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो दोनों के लिए जो h होगा वो सेम होगा, तो इसका हाइट क्या होगा? ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये h1 है। U1 t सेम होगा। क्यों t सेम होगा? जब भी टकरा रहा होगा, सपोज यहाँ से थ्रो किए तो टकराया, तो दोनों एक साथ ही फेंका गया है, तो यहाँ पे जब टकराएगा तो क्या होगा? 5 सेकंड बाद अगर ये टकराएगा तो ये भी तो 5 सेकंड बाद ही टकराएगा। अगर ये 6 सेकंड बाद आता तो टकराता ही नहीं, या ये अगर 4 सेकंड पे पहुंचता तो भी नहीं टकराता। तो सेम टाइम पे पहुंचना वो तो ज़रूरी है, इसीलिए टी क्या होगा? दोनों के लिए सेम ही होगा। ओके, आई थिंक नो कन्फ्यूज़न। तो यहाँ पे h1 इक्वल यू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। U1 कितना है? U1 साइन अल्फ़ा टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। H2 देखिए क्या है? U2t माइनस हाफ GT स्क्वायर। इसके लिए तो U2 साइन बीटा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। ओके, नाउ इन दोनों का जैसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या? हाइट
कॉलिजन करने के लिए। अच्छा, इसका कुछ हेडिंग था, वो एक्चुअली हम लिखे नहीं, सिर्फ बोल दिया। इसमें पूछा गया है ना, जो हम बोले हैं वो रिटन फॉर्म में भी लिख लेते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, दो बॉडी को एक ही समय में थ्रो किया जा रहा है, तो कंडीशन बताइए कॉलिजन का। नो सो फाइंड टाइम ऑफ कॉलिजन। यहाँ बोल सकते हैं कि राइट अ कंडीशन फॉर कॉलिजन एंड ऑल्सो फाइंड टाइम ऑफ कॉलिजन। ये है केस। ये क्वेश्चन ही एक केस होता है, जैसे भी लें समझने से मतलब है। दोनों को साइमल्टेनियसली फेंका जा रहा है। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड at सेम टाइम। ओके, तो ये हो गया u2 sin vt माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। अच्छा, जस्ट इमेजिन करिए, दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों बराबर आ जाएगा। मतलब h1 इक्वल टू h2 अगर करेंगे तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। u1t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू u1 की जगह क्या लिख देंगे, u1 साइन अल्फा टी। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है क्या? कोई बता तो सकता नहीं है, ऑफलाइन है नहीं ना, कोई बात नहीं, कमेंट में कर दीजिएगा, जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में उसको सुधार देंगे। थैंक गॉड देख रहे हैं। अब u2 साइन बीटा टी है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, ये दोनों उड़ जाएगा, बच जाएगा u1 साइन अल्फ़ा टी और u2 साइन बीटा टी। क्लियर है? ये कंडीशन है किसके लिए? ओ सॉरी, टी भी उड़ जाएगा, सॉरी टी भी उड़ जाएगा इसका। यहाँ जब टी लिखेंगे हम लोग वो भी कैंसिल हो जाएगा। पहले ये कैंसिल और फिर ये बचा, ये बचा, इन दोनों का टी कैंसिल। तो u1 साइन अल्फ़ा u2 साइन बीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दिख भी रहा है यार, ये अगर u1 साइन बीटा है, u1 साइन अल्फ़ा है, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक है ये सब, क्योंकि शुरुआत में अगर गलत दिख जाए ना तो लगता है कि ये क्या हो रहा है, तो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। तो u1 साइन अल्फ़ा और ये क्या है u2 साइन बीटा, दोनों अगर सेम रहेगा तभी तो सेम हाइट पे पहुंचेगा, क्योंकि ये वाला टर्म से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं हाफ जी टी स्क्वायर से। तो हम लोग आराम से इस कंडीशन को फॉलो कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो वो कोलाइड हो जाएगा, मतलब इसी के चलते वो सेम हाइट पे जाके कोलाइड करेगा। और जब y के अलॉन्ग मोशन होता है ना तो वो x पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब जो हाइट का फंक्शन है वो सिर्फ y कंपोनेंट पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि x का वैल्यू कितना है। तो हाइट का फंक्शन जब भी निकालेंगे या हाइट से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन निकालेंगे तो सिर्फ साइन कंपोनेंट यूज़ करेंगे। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचना और यहाँ से यहाँ पहुँचना भी तो ज़रूरी है कॉलिजन के लिए। उसके लिए क्या कंडीशन होगा? तो सपोज़ ये पूरा डिस्टेंस क्या है, d, मिटा देते हैं नीचे। यहाँ पे कोलाइड किया है तो ये डिस्टेंस पूरा अगर d है और ये अगर x नॉट है यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा d माइनस एक्स नॉट। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक्स नॉट। मतलब एक्स नॉट जाने के लिए u1 कॉस अल्फ़ा, ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट
वो जिम्मेदार है, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कौन जिम्मेदार है, u2 कॉस बीटा। तो ये जो डिस्टेंस चला वो होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब u1 कॉस अल्फ़ा इंटू टी। तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, x0 प्लस डी माइनस x0 इक्वल टू डी। ओके, मतलब ये दोनों जोड़ के क्या हुआ, डी ही हुआ। तो x0 क्या होगा, u1 कॉस अल्फ़ा इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, प्लस ये डी माइनस x0 जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, u2 कॉस बीटा इंटू टी। क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू दोनों जोड़ के इंटू डी। नाउ दोनों जोड़ देंगे तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू डी, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये, और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये। तो अब हम लोग बोल सकते हैं टी दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, एक ब्रैकेट में डालते हैं, तो टी दोनों में से कॉमन लेनी है। अंदर आया u1 कॉस अल्फ़ा प्लस u2 कॉस बीटा इक्वल टू टी। टी क्या आ जाएगा, ओ सॉरी डी बाई u1 कॉस अल्फ़ा प्लस u2 कॉस बीटा। तो बोला गया था राइट अ कंडीशन फॉर कॉलिजन, वो हम लोग निकाल लिए हैं पहले, u1 साइन अल्फ़ा इक्वल टू u2 साइन बीटा। और इसका बताओ कोई दिक्कत है, इसका जो टाइम है वो क्या होगा, डी बाई u1 कॉस अल्फ़ा प्लस u2 कॉस बीटा। क्लियर, नाउ ये तो कंप्लीट हो गया, दिख रहा है ना, हाँ थैंक गॉड। हाँ और भी देख लें कुछ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये बोला जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ये 1 है, जैसे कि सपोज़ t इक्वल टू 0 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी t इक्वल टू 0 है, सेम टाइम से थ्रो किया गया था। इसको 1 पार्टिकल मान लेते हैं, इसको 2, ये फर्स्ट पार्टिकल है। तो जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, 1 का 2 के रेस्पेक्ट में अलॉन्ग x, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब है x के अलॉन्ग, ठीक है। अगर x के अलॉन्ग हम लोग देखें, कोई इंसान को यहाँ खड़ा कर दें जो कि इस तरह देख रहा हो, इधर सेकंड पार्टिकल, मान लीजिए कि सेकंड पार्टिकल क्या है, कोई इंसान है, या वहाँ पे कोई एक इंसान है जो देख रहा है ध्यान से कि ये पार्टिकल उसके तरफ किस स्पीड से आ रहा है। तो बहुत से सिंपल है, इधर अगर कोई 3 के स्पीड से आ रहा है और इसका स्पीड अगर 2 है, सिर्फ x कंपोनेंट, मतलब ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, इसको ऐसा लगेगा कि ये पार्टिकल मेरे तरफ 5 के स्पीड से आ रहा है। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रेन वगैरह कोई भी प्रॉब्लम है। तो अगर इधर से कोई 3 से आ रहा है, इधर से 2 से आ रहा है, तो इधर वाले को क्या लगेगा, ये 5 से आ रहा है, इसको भी वही लगेगा, ठीक है, बस डायरेक्शन का चेंज होगा। इसको लगेगा कि इधर से वो 5 से आ रहा है और इसको लगेगा इधर से आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 अलॉन्ग x इज़ गिवन बाय, पहले वाले का जो वेलोसिटी है ना v1 माइनस v2, ये सिर्फ x एक्सिस के अलॉन्ग वाला लेना है। ओके, तो 1 के अलॉन्ग, मतलब 1 का वेलोसिटी क्या है, u1 कॉस अल्फ़ा, 2 का क्या है, माइनस u2 कॉस बीटा, तो u1 कॉस अल्फ़ा प्लस u2 कॉस बीटा, ये आ गया। अब देखते हैं कि ये सब कंडीशंस है व्हाट फॉर कॉलिजन, याद रहे। अब y के अलॉन्ग हम लोग देखते हैं, y के अलॉन्ग तो उससे वेरी सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 अलॉन्ग y इज इक्वल टू 1 का वेलोसिटी लिख देते हैं u1 साइन अल्फ़ा और सेकंड का साइन बीटा, ठीक है। तो दिस आर द कंडीशन ऑफ कॉलिजन। 1 का वेलोसिटी हो गया u1 साइन अल्फ़ा, इसका हो गया u2 साइन बीटा। अगर दोनों का
रिलेटिव वेलोसिटी 0 होता है तभी जाके कोलाइड करेगा, किधर, वाई के अलोन। क्लियर है? तो वाई के अलोन अगर दोनों बराबर रहेगा तभी कटेगा, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, मतलब क्या है, दोनों बराबर मैग्नीट्यूड का है, दोनों बराबर हाइट पे जाएगा और कोलाइड हो जाएगा। क्लियर है? ये सब को क्या बोलेंगे हम लोग, कंडीशंस ऑफ कॉलिजन। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर हाइट पे जाएगा तभी क्या होगा, कोलाइड करेगा। तो जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 0, एक टर्म को उधर लेके चले जाएंगे, तो u1 साइन अल्फ़ा इक्वल टू u2 साइन बीटा, ये हुआ। और ये वेलोसिटी अलॉन्ग वाई कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और टाइम कितना लेगा ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा अगर डिटेल में लिखना है तो लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब वही है, 2 क्या है, रेस्ट में है, वहाँ कोई इंसान दिख रहा है, मीन्स 2 इज़ एट रेस्ट। और जो टाइम लगा वो तो पहले ही निकल चुका है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अच्छा, एक तो होता है फॉर्मूला, लेकिन उसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है d, उसको कवर कौन कर रहा है, ये और ये दोनों मिलके। ये सोचिए अगर 50 मीटर का दूरी है, 30 मीटर उधर से हम चल लें, 20 मीटर इधर से कोई चल ले, तो 50 मीटर तो कवर हो गया ना। तो उसका स्पीड और उसका स्पीड, वो जो 30 मीटर वो चला और 20 मीटर वो चला, उन दोनों का जो स्पीड होगा ना वो जोड़ेंगे, क्यों, उस दूरी को कवर करने में दोनों का यूज़ हुआ है, दोनों के स्पीड का। ठीक है, सिर्फ ये आदमी उस दूरी को कम नहीं किया है, दोनों को ही किया है। तो उस तरह हम लोग सोच सकते हैं, तो दोनों को ही मिलकर उस दूरी को ख़त्म किया है। और एक साथ अगर 2 पार्टिकल को थ्रो किया जाए, जस्ट इमेजिन ऐसे, तो दोनों जब टकराएगा तो ज़मीन से तो सेम हाइट पे होगा ना। तो ज़मीन से जब सेम हाइट पे होगा, उसके लिए ज़रूरी क्या है, ये वाला कंपोनेंट ये कंपोनेंट बराबर होना। अगर दोनों में से ये ज़्यादा हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा, जैसे इस तरह हो जाएगा, कोलाइड नहीं होगा। ठीक है, और ये अगर कम हो गया तो इस तरह हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसीलिए जो साइन कंपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, बराबर, ताकि दोनों सेम हाइट पे टकरा सके। और जो टाइम निकल रहा है ना, कि ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए क्या चाहिए, टाइम, वो टोटल डिस्टेंस बाय सम ऑफ स्पीड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर इधर से कोई आदमी 3 के स्पीड से आ रहा है, इधर के 2 से आ रहा है, तो दोनों का स्पीड जिम्मेदार है उस डिस्टेंस को घटाने के लिए। मतलब वो दूरी को 5 मीटर स्पीड के रफ्तार से कवर किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये अगर है 100 किलोमीटर, ये आदमी चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ये 1 घंटा में चलेगा 30, ये 1 घंटा में चलेगा 20। दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ थैंक गॉड दिख रहा है। तो ये चल रहा है 20 की स्पीड से, ये चल रहा है 30 की स्पीड से, तो दोनों 1-1 घंटा में 50 चल देगा, तो 2 घंटा में ये चल देगा 60, ये चल देगा 40, कहानी ख़त्म। तो हुआ ना, उस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ये कंडीशन क्यों ऐसा है। कोई भी चीज़ का फिजिकल रियलाइजेशन ऑलमोस्ट जहाँ तक हो सके, जैसे कि फिजिक्स में तो खास करके ऐसा होता है, बहुत ज़रूरी है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसको मिटा दें पहले, उसके बाद अब हम लोग वो केस देखेंगे जिसमें 2-3 पार्टिकल्स या 2 पार्टिकल एक दूसरे को फॉलो करता है, तो उसके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ये एक ट्रायंगल है, एक पार्टिकल इधर है, सेकंड पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, थर्ड इधर मूव कर रहा है, तो धीरे धीरे एक दूसरे पे कन्वर्ज होगा। ठीक है,
ये इधर जाएगा और ये किधर जाएगा, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। लिटरली एक बार तीनों कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है, और एक पॉइंट पे मिल जाएगा। कुछ इस तरह। तो अगर ये तो 3 साइड का है, कहीं कहीं 4 साइड भी होगा, कहीं कहीं 10 साइड भी होगा, तो मान लेते हैं n साइडेड पॉलीगॉन है इस तरह। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिकल क्या है 2, ये पार्टिकल क्या है 1, ये भी स्पीड से चल रहा है, ठीक है, ये भी स्पीड से चल रहा है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या है 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग को एक बात पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एक ही कंपोनेंट है, मतलब एक ही एक तरह से बोल सकते हैं, अगर एक्स एक्सिस में निकाल रहा है तो एक्स का कंपोनेंट माइनस करना पड़ता है। जैसे कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है ना, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, मतलब v1 माइनस v2, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि v1 माइनस v2 हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये पार्टिकल में गोल उतना देने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ठीक लग रहा है, फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल, ऐसा लगता है नंबरिंग हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 अलॉन्ग x, इसको लिख दें क्या, इसको पढ़ते कैसे हैं, वेलोसिटी मतलब वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 अलॉन्ग x, मतलब 2 पे जो इंसान बैठा हुआ है या पार्टिकल बैठा हुआ है उसको देख रहा है वो 1 को, कि यार 1 किस स्पीड से मेरे तरफ आ रहा है, ठीक है। तो कैसा लगेगा उसको, वो हम लोग को लिखना है। कैसा लगेगा नहीं, मतलब वो किस रफ्तार से उसको लगेगा कि वो उसके करीब आ रहा है। एज़ यूजुअल क्या होगा v1 माइनस v2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो v है उसका 2 कंपोनेंट होगा एज़ यूजुअल, फिजिक्स में तो यही होता है। तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल, ये हम लोग पढ़े हैं ना, कितना होता है 2 पाई बाई n। क्यों 2 पाई क्या होता है 360, n नंबर ऑफ साइड। अगर एक ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो ये कितना होगा, अगर सपोज सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, 60 60 60 दिख रहा है ये, अरे यार ये तो बाहर चला गया, एक सेकेंड हम सारे, अब दिख रहा होगा आई थिंक, यस दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट का कमी है, उफ वो पहले लाइट दे देना चाहिए था सारे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 60 है तो ये कितना है 120, लेकिन 120 आया कैसे, जो 360 है ना उसको 3 साइड से डिवाइड कर दिए 120। 360 क्या है 2 पाई, 3 क्या है n, तो 2 पाई बाई n है, इसी को हम लोग को देखते हुए चलना है। अब तो और लफड़ा, वो भी नहीं दिख रहा है, लो भाई देख लो, ठीक है सब कोई, वो ज़्यादा मुझसे चला भी गया, चलो अच्छा हम लेफ्ट में फिर से लिख दे रहे हैं। ये 360 है, ये कोई ट्रायंगल है, ये 60 है 60 है, तो बाहर का एंगल 120 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको एक जनरल फार्मूला जानना है 2 पाई बाई n कैसे आया। तो 2 पाई नियम ही होता है कि टोटल अगर 360 है उसको n से डिवाइड कर देना है, 360 2 पाई होता है, n कितना है इस ट्रायंगल के लिए 3, 120 आया। ऐसे भी क्यों देख सकते हैं ना 360 होता है, जस्ट इमेजिन अगर एक ट्रायंगल है इतना छोटा, इसको साइड को बढ़ा, इसको बढ़ा, इसको बढ़ा, और हम लोग पढ़े हैं कि तीनों या 10 20 30 जितना भी साइड होगा उतना एंगल जोड़ के क्या होगा
उतना जोड़ने से 360 होगा। एक्सटीरियर एंगल चाहे 10 बने, 20 बने, 30 बने, क्या होगा, वो सारा जोड़ के 360 ही होगा। बस फ़र्क ये होगा जैसे जैसे साइड बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट घटेगा। सिंपल सा बात है। तो ये देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल 3 हुआ, मतलब अगर इसको x मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, और ये ट्रायंगल है, तो दिख रहा है ना क्यों एक्सटीरियर एंगल मिला के 360 होता है। इसीलिए कोई भी फिगर को अगर छोटा से छोटा इमेजिन करके देखेंगे तो दिख जाएगा। सो 360 हो जाता है और 3 साइड है, इसीलिए 362 पाई और n से उसको डिवाइड करते हैं। यही चक्कर है कि एक एक्सटीरियर एंगल को 2 पाई बाई n लिखा गया है और इस v का कंपोनेंट क्या होगा, इधर v cos 2 पाई बाई n और इधर v sin 2 पाई बाई n। लेकिन ये v cos 2 पाई बाई n दिख रहा है ना, एक सेकेंड, ये कंपोनेंट क्या है, v cos 2 पाई बाई n। क्यों दिख रहा है ऐसा बताइए। क्योंकि हम लोग x के तरफ वाला कंपोनेंट ले रहे हैं, तो x के तरफ क्या होता है, cos ही होता है, या एंगल जिससे भी अटैच रहता है वो cos होता है। सो इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये सब उतार लेना है। तो वेलोसिटी ऑफ x, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 अलॉन्ग x, v1 का तो भाई v है, v2 का क्या है, v cos 2 पाई बाई n, v कॉमन 1 माइनस cos 2 पाई बाई n। ठीक है, यही चक्कर है कि रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, इतना होगा। और ये डिस्टेंस को कुछ ले लेते हैं, जनरली a x कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। सपोज a ले लेते हैं, a ही है तो a ही ले लेते हैं। तो टाइम कितना लगेगा उसको कवर करने में, टाइम मतलब यहाँ से यहाँ तक कवर करने में टाइम कितना लगेगा। सिंपल सा बात है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो नीचे आ जाएगा और जो डिस्टेंस है वो ऊपर आ जाएगा। a बाई v 1 माइनस कॉस 2 बाई बाई n। क्लियर है। सो अगर n साइडेड पॉलीगॉन दे दे, ट्रायंगल दे देगा, तो n की जगह क्या लिखेंगे, 3 आ जाएगा 120, मतलब इक्विलेटरल रहा तो। और अगर ये पेंटागन रहता तो क्या होता, 360 बाई 5 72 डिग्री, मतलब जो भी है 2 पाई बाई n आ जाएगा। और ये कॉस क्यों है, वो सब तो क्लियर ही है। और अलॉन्ग x निकाले हैं, इसीलिए x कंपोनेंट को लिए हैं। ओके, और ये टाइम में नीचे रिलेटिव वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि दोनों कोई रिस्पॉन्सिबल है उस डिस्टेंस को जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए, जल्दी से जल्दी या जो भी उसका टाइम लगेगा उसके लिए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नदी पार करने का चक्कर, कि जब कोई नदी पार करता है तब क्या होता है। हम लोगों को पता है एक बात, कि जब भी कोई नदी पार करेगा, इसको आप लोग नोट कर लें। ओके, दिस इज द केस। नाउ कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही, और वो ज़रूरी है, पता चले कि हम कोई स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। आगे बहुत लंबा चौड़ा लिखना है। बी रेडी। रिलेटिव मोशन अक्रॉस द रिवर। राफ्ट किसको बोलते हैं, बिना इंजन का जो बॉडी मूव करे। सपोज कि एक नदी है, ठीक है, और एक इंसान है जो नदी को पार करना चाहता है इस तरह, लेकिन इस तरह तो पार कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, नदी बहेगी उसको भी बहाएगी। तो हम लोग इसमें यही सब देखने वाले हैं कि नदी कितना बहाएगी और कितना टाइम लगेगा उसको पार होने में। और भी केसेस हैं, अगर वो कम से कम समय में पार करना चाहता है तो कौन सा रास्ता अपनाएगा या किस टाइप के एंगल से वो आगे बढ़ेगा। और अगर सबसे छोटा रास्ता अपनाना चाहता है तब क्या करेगा वो। फिर तो यहाँ होगा क्या, वो जाएगा सीधा। सपोज़ वो चलना शुरू किया इस तरह, ये
ये डायरेक्शन था जिसमें वो इंसान यहाँ पहुँचना चाहता था, लेकिन नदी के बहाव के चलते यू क्या है, फ्लो ऑफ रिवर, उसके चलते वो यहाँ ना पहुँच के कहाँ पहुँच गया, यहाँ। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे, शिफ्ट, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। ठीक है, कोई राफ्ट है, कुछ भी नाम दे दो, ABCD जो भी है। AB क्या है, विड्थ है। C क्या है, वो जगह जहाँ वो पहुँचना चाहता था, लेकिन CD क्या है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। ये एंगल है, ये एंगल में क्या फ़र्क है, ये एंगल है ओरिजिनल, ये एंगल है जिस पे वो जाना चाहता था। तो जिस पे जाना चाहता था वो क्या है, थीटा, और जिस पे गया वो क्या है, अल्फ़ा। तो CD क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। थीटा क्या है और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है ओरिजिनल डायरेक्शन और थीटा इज़ द डिज़ायर्ड डायरेक्शन। AD है एक्चुअल पाथ और BD हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ड्रिफ्ट, थीटा है डिज़ायर्ड डायरेक्शन, तो डिज़ायर्ड का कोई मतलब है नहीं, रहने दो उसको। अल्फ़ा है रियल डायरेक्शन। ठीक है, और CD क्या है, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट हो गया। BD क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही कहेंगे इसको, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसका कोई इंजन वंजन नहीं है, मतलब अपना कोई ये नहीं है, मशीन या इंजन का पावर नहीं है जिससे वो सीधा सीधा चल दे और उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। क्लियर है? तो इसीलिए वो नदी के साथ बहेगा। यू भी यहाँ लिखे नहीं, एक काम करते हैं इसकी जगह लिख देते हैं यू को क्या बोलेंगे यहाँ पे, रिवर वेलोसिटी। आई थिंक यू ही लिया गया, हाँ, यू रिवर फ्लो। और रैफ्ट का डेफिनेशन लिखवा दें यहाँ, आप लोग समझ जाएंगे। क्वेश्चन को लिख ही लेते हैं, देखते हैं, बहुत लंबा क्वेश्चन है। A d meter wide river with uniform flow velocity, यू क्या है, रिवर फ्लो। मेरे पास जगह तो काफ़ी है ना, दिख रहा है ये, अब दिख रहा है। CD पहले भी दिख रहा था लेकिन हार्डली दिख रहा था। ये क्वेश्चन क्या है, अ d मीटर वाइड रिवर with uniform flow velocity u, with uniform velocity u मीटर पर सेकेंड, और एक स्विमर स्टार्ट फ्रॉम A, इसका वेलोसिटी क्या है, v। एंगल थीटा पे वो शुरू किया था, निकालना है कितना टाइम लगेगा उसको। पॉइंट T टेकन टू क्रॉस रिवर। ओके, तो सबसे पहले तो स्विमर अगर v के स्पीड से शुरू किया है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में तो खैर लेंगे तो नदी का फ्लो को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है वो देख रहा है कि स्विमर स्टार्ट किया यहाँ से, इस डायरेक्शन से चलना, मतलब इस डायरेक्शन में वो इंसान
क्या कर रहा है, तैरना शुरू किया, तो अगर कोई बाहर बैठा हुआ है तो उसको ये नहीं दिखेगा कि ये इस स्पीड से जा रहा है, उसको ये दिखेगा कि इस लाइन से जा रहा है, तो उसमें नदी का स्पीड भी ऐड होगा। तो अभी हम लोग सिर्फ लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। मतलब अगर कोई रिवर में इंसान बैठा हुआ रहे और वो देखे कि भाई किस स्पीड से जा रहा है, तो वो देखेगा v cos थीटा आई प्लस v sin थीटा जे। जस्ट इस तरह इमेजिन करिए आप लोग कि ये v है और वो थीटा से जा रहा है, तो ये v sin हो जाएगा और ये v cos हो जाएगा। दिख रहा है क्या? थैंक गॉड दिख रहा है। नाउ तो स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर में तो हम लोगों को पता चल गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिवर का क्या है। रिवर का स्पीड है यू आई। अब हम लोग को निकालना है स्विमर का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। मतलब कोई ज़मीन पर बैठा हुआ आदमी देखेगा कि भाई स्विमर तो यहाँ तो जा नहीं रहा, इधर जा रहा है, तो इसीलिए ये फार्मूला बनता है कि जब भी किसी का अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर पहले और उसमें रिवर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ ऐड करना पड़ता है। क्यों ऐड करना पड़ता है आप समझ सकते हैं। सीधे हम लोग यहाँ पे कोई बैठा हुआ है नदी के अंदर, तो उसको दिखेगा स्विमर क्या कर रहा है, इस रास्ते से जा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट उसको नहीं दिखेगा क्योंकि वो भी पानी के साथ वो भी डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दिखेगा भी ना कि वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो उसको नोट इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर स्विमर थोड़ा शिफ्ट करता है पानी के बहाव से तो वो भी तो शिफ्ट करता है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज नज़र नहीं आएगा उसको। लेकिन नीचे कोई आदमी अगर बैठा हुआ अर्थ के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा, स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, पहले तो उसका अपना वेलोसिटी था जो इंसान मार रहा है और वो तैर रहा है पानी में, साथ में इसको ये भी दिखाई देगा कि नदी का जो बहाव है वो असर डाल रहा है। इसीलिए ये फार्मूला होता है कि अगर आप स्विमर का अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो पहले तो स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर और रिवर का भी जो अर्थ के रेस्पेक्ट में उसको ऐड करना पड़ता है। तो ये ज़रा ध्यान देने वाली बात है। तो स्विमर का क्या हो जाएगा, v cos थीटा आई प्लस v sin थीटा जे, पहले cos, ऐसे डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे, बता रहे हैं कैसे, sin थीटा जे प्लस यू आई क्या है, रिवर वेलोसिटी, इसको यू आई भी बोल सकते हैं क्योंकि एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो आई कंपोनेंट ऐड हो जाएगा तो u प्लस वी कॉस थीटा हो जाएगा आई, और ये v sin थीटा जे, ये हो जाएगा स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो इसीलिए जब अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो बार बार हम बोल रहे हैं कि जो भी फैक्टर सिर्फ रिवर तक वाला ऑब्जर्वेशन काम नहीं देगा, क्योंकि रिवर का जो अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो कोई बाहर बैठा ऑब्जर्वर जो धरती पे है वो उसको भी ऑब्जर्व करेगा, इसीलिए वो ऐड होता है। तो एस आर आर ई मिला के होता है एस ई। क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना टाइम लगेगा ना, हाँ कितना टाइम लगता है इसको कवर करने में। तो ये जो डिस्टेंस है इसके लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा, सिर्फ साइन कंपोनेंट, मतलब ऊपर जाने के लिए सिर्फ साइन कंपोनेंट का ज़रूरत है और कॉस का कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस का ज़रूरत कैलकुलेट करने के लिए नहीं है और ऐसे भी नहीं है। सो इसको मिटाएं। डी इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये डिस्टेंस डी एम इक्वल टू वी साइन थीटा इंटू टी। अब इसमें कुछ ऐड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर में कोई भी डिस्टर्बेंस है ही नहीं, जो डिस्टर्बेंस है एक्स के अलॉन्ग है, तो वी साइन थीटा इंटू टी। क्लियर है। क्योंकि सिंस वी साइन थीटा इज रेस्पॉन्सिबल for
क्रॉसिंग रिवर, क्रॉसिंग रिवर या फॉर कवरिंग द डिस्टेंस, सेम चीज़ है, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। नाउ दूरा डोज से टेबल से। नाउ यहाँ बोल सकते हैं बी सी डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इक्वल टू वी इंटू टी। तो टी के जगह क्या लिख देंगे, डी बाई वी साइन थीटा, और ये वी की जगह क्या होगा, वी कॉस थीटा। बी सी इक्वल टू वी कॉस थीटा। क्यों, ये जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कॉस कंपोनेंट, तो इसके जगह यही लिखना, ठीक है, वी कॉस थीटा इंटू टी, वी कॉस थीटा इंटू टी, वी कट जाएगा तो डी कॉट थीटा बी सी। नाउ अब सी डी जो है वो क्या, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, तो वो किसके चलते हैं, नदी के चलते हैं, तो टी के जगह डी बाई वी साइन थीटा, ओके, दैट इज यू डी बाई वी साइन थीटा। नाउ टेन थीटा, टेन अल्फ़ा क्या होगा, मतलब अगर एंगल पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन पे वो, ये जो अल्फ़ा है रियल डायरेक्शन, उसको अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, टेन अल्फ़ा, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर क्या है, वी कॉस थीटा, और बेस क्या है, वी कॉस थीटा प्लस यू, तो यहाँ टेन अल्फ़ा यही हो जाएगा, वी कॉस थीटा बाई वी कॉस थीटा प्लस यू, ओ सॉरी ये तो वी साइन थीटा होगा ना, वी साइन थीटा, साइन थीटा, ओके। चल नाउ मिनिमम टाइम के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन थीटा को 90 कर सकते हैं, बस यही देखना है सिर्फ, टाइम इक्वल टू डी बाई वी साइन थीटा, तो मिनिमम टाइम व्हेन थीटा इक्वल टू 90, क्योंकि ये एक्सप्रेशन अगर छोटा होगा तो टाइम भी छोटा होगा, तो डी बाई वी इफ़ थीटा इक्वल टू 90। तो अगर ये कोशिश करेगा सीधे सीधे जाने का, मतलब 90 पे स्ट्राइक करेगा, तब वो मिनिमम या शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेगा, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर वो 90 पे ट्राई करेगा जाने का तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जो है ना वो मिनिमाइज़ हो पाएगा, मिनिमाइज़ क्या, लगभग ख़त्म हो पाएगा, तो इससे उसका टाइम बचेगा, क्लियर, क्योंकि अभी वो जा रहा है तो अपना एनर्जी दोनों कंपोनेंट में यूज़ कर रहा है, लेकिन उस समय क्या होगा, सिर्फ साइन कंपोनेंट में लगाएगा, ओके। तो डी बाई वी दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम या मिनिमम टाइम, कब, जब थीटा क्या होगा, 90 होगा। सो ठीक है, तो फिर इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और अलग अलग भी केसेस हैं उसको, ठीक है। सो थैंक्स।